नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बखबर हम आज बात करने जा रहे हैं कांग्रेस के कॉन्फिडेंस को लेकर। दरअसल लोकसभा चुनाव की बात है और इससे थोड़ा अगर पीछे जाते हैं 6 महीने पहले, तो विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस का जो कॉन्फिडेंस का लेवल था वो ये था कि मध्य प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस 140 से कम सीट नहीं जीतेगी। जब नतीजे आए तो कांग्रेस की 140 से घटकर जो उनका अनुमान था 66 पर कांग्रेस आकर रुक गई थी और बीजेपी 163 सीट जीतकर विधानसभा में बहुमत हासिल कर पाई। ये तो सीन था विधानसभा चुनाव का। अब कांग्रेस का लोकसभा चुनाव को लेकर जो कॉन्फिडेंस है वो ये कि बीजेपी से वो एक तरह से कड़ी टक्कर दे रही है और चुनाव में उससे आगे निकल जाएगी, क्योंकि कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह कहते हैं कि एमपी में अंडर करंट है जो कांग्रेस को चौंकाने वाले नतीजे देगा। इसका मतलब कि अंडर करंट किस बात का है, कांग्रेस ने ऐसा क्या कमाल कर दिया कि अंडर करंट है और बीजेपी ने ऐसा क्या किया कि जो अंडर करंट नहीं है। आज हम इसी पर बात करेंगे कि कांग्रेस का ये कॉन्फिडेंस क्या कहता है या क्या कहलाता है। इस पर विस्तार से बात करें उसके पहले सुन लेते हैं प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह क्या कहते हैं। हाँ, सुनते हैं जितेंद्र सिंह क्या बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीटें जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीटें जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीटें जीतेंगे। अब ये जो एक वाक्य है कि भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा सीटें कांग्रेस जीत रही है, अब ये अंडर करंट है, ओवर कॉन्फिडेंस है या ख्याली पुलाव है, जो भी है, क्योंकि कांग्रेस को पिछले चुनाव की बात करें 2019 की, तो मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से सिर्फ एक सीट मिली थी छिंदवाड़ा की, जहां से कांग्रेस के अजय रहे, सिर्फ एक बार को छोड़कर कमलनाथ वहां से हमेशा जीतते रहे थे। वो सीट कांग्रेस के पास थी और बाकी 28 सीटें कांग्रेस हार गई थी। इस बार भंवर जितेंद्र सिंह कहते हैं कि हम भाजपा से ज़्यादा सीट जीतेंगे। तो भाजपा के ये जो कांग्रेस के प्रभारी हैं, क्या ये मध्य प्रदेश की सियासत को बहुत गहरे तक जानते हैं, तब ये बात कह रहे हैं। अगर उनका ये अनुमान है तो फिर 4 जून को जरूर इस पर लोग विस्तार से बात करेंगे कि ये कॉन्फिडेंस था क्या ओवर कॉन्फिडेंस था। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी स्टूडियो में श्री योगीराज योगेश जी। स्काइप पे हमारे साथ जुड़ेंगे मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार श्री सुरेश शर्मा जी और ग्वालियर चंबल से जुड़ेंगे मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार श्री जयंत तोमर जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत जयंत जी, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं आप? जयंत जी, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? अनुशान, अभी उनसे हमारा संपर्क ठीक से नहीं हो पा रहा है। लेकिन योगीराज जी, सवाल है कि कांग्रेस के जो लीडर हैं, अगर उनका अनुमान सटीक निकलता है या थोड़ा सा सच्चाई के आसपास निकले, तो हम ये मानते हैं कि उनकी जो उंगली है वो जनता की नब्ज पर रखी हुई है और वो उसको समझ गए या ताड़ गए कि क्या अनुमान, क्या रिजल्ट आने वाला है। अगर पार्टी का या मतदाताओं के रुझान का अंदाज लीडर को लग जाता है तो फिर ये माना जाता है कि वो लीडर परिपक्व है और उनके गणित सही बैठते हैं। आपकी राय? कांग्रेस के प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह ने कहा कि हम भाजपा से ज़्यादा सीटें जीतेंगे। उनके पास कुल जमा 1 सीट है। अब वो 1 सीट से ज़्यादा कितनी जीतेंगे? 28 सीट बीजेपी के पास है, तो क्या बीजेपी से ज़्यादा सीट जीतने की बात वो कर रहे हैं? आपकी राय? इस कॉन्फिडेंस को आप किस ढंग से लेते हैं? नहीं, ये कॉन्फिडेंस नहीं है, ये ओवर कॉन्फिडेंस है भंवर जितेंद्र सिंह का। जितनी लोकसभा में सीटें मध्य प्रदेश में, उतनी बार तो अभी वो मध्य प्रदेश आए भी नहीं है। बमुश्किल 2 या 3 बार उनके दर्शन प्रदेशवासियों के हुए हैं और उसके आधार पर यह अनुमान लगाना कि हम भाजपा से ज़्यादा सीटें जीतेंगे और ये कहना कि अंडर करंट है, तो ये अंडर करंट विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी को भी दिखा था और उनने तो ये कहा था कि लिख के रख लो 150 सीटें आएंगी कांग्रेस की, लेकिन कितनी है ये सब जानते हैं। उन्होंने तो ये भी कहा था बहुत साफ तौर से, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये कि आप
उन चीज़ों को सुन सकते हैं, रिकॉर्ड पर रहती हैं। उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस भाजपा को स्वीप कर रही है और छत्तीसगढ़ में हम जीत रहे हैं, राजस्थान में ज़रूर फाइट है लेकिन वहाँ भी सरकार बन जाएगी। तो स्वीप करने की बात उन्होंने मध्य प्रदेश में की थी और नतीजे सबके सामने हैं। 66 कांग्रेस की हैं और 163 बीजेपी की है। उसमें भी अभी लोकसभा चुनाव के चलते 3 कांग्रेस के विधायक कांग्रेस छोड़ चुके हैं और वो भाजपा में शामिल हो गए। उसमें कमलेश जी हैं एक तो शाह, दूसरा वो निर्मला सप्रे हैं, ये 2 तो हैं जो, और एक और उनके विधायक है जो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए। रामनिवास रावत भी है। रावत भी हैं, रामनिवास रावत जी। तो कहने का अर्थ है कि कांग्रेस को सबसे पहले अभी अपने संगठन के बारे में सोचना चाहिए कि उनके जो संगठन के जो पदाधिकारी हैं वो भी उतने आ रहे कि नहीं आ रहे पीसीसी में रोजाना। बीजेपी पर नज़र रखना उनको बंद इसलिए कर देना चाहिए क्योंकि ये ज़मीन पे दिखते ही नहीं है। कांग्रेस के बहुत कम, मुझे तो अब कोई नज़र आता नहीं, एकमात्र दिग्विजय सिंह ऐसे नेता थे जिनको कह सकते हैं कि प्रदेश की विधानसभाओं की जानकारी है। बाकी तो मुझे एक भी नेता ऐसा नज़र नहीं आता जिसको मध्य प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों की भी जानकारी हो कि किस सीट पर कौन कास्ट प्रभावित है, कौन सा कैंडिडेट मजबूत हो सकता है। ये कांग्रेस के किसी नेता में दम नहीं थी। और जब आपको यही नहीं पता कि हमारे कैंडिडेट की स्थिति वहाँ क्या है, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि बीजेपी से ज़्यादा सीटें हमारी आएंगी। तो ये कॉन्फिडेंस कम है, ओवर कॉन्फिडेंस ज़्यादा है और ये साफ नज़र आता है कि ये गप्पोबाजी से ज़्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि यहाँ के लोग भी से जो रूबरू, जो डे टू डे की वर्किंग में जो रूबरू होते हैं वो सब जानते हैं कि कांग्रेस की यहाँ क्या स्थिति है। विधानसभा चुनाव में तो कांग्रेस फिर भी एक्टिव मोड में थी जी। ये लग रहा था लोगों को कि नहीं, क्या पता क्या कैसा होगा। लोकसभा में तो कांग्रेस के खुद ही घर जाके सो गए ऐसा लगा। कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता थे वो तक नज़र नहीं आए। जो दिग्गज, जिनके जो स्टार प्रचारक थे कांग्रेस के, वो स्टार प्रचारक अपने संसदीय क्षेत्र से बाहर नहीं निकल पाए। तो कैसे आप ये कह सकते हो कि साहब इनको पूरी जानकारी है कि मध्य प्रदेश में कितनी सीटें आ रही हैं। ये तो यदि कांग्रेस दफ्तर में बुला के इन कैंडिडेटों से पूछ लें जिनको इनने टिकट दिए कि कितने सौ जीत रहा है तो समझ में आ जाएगा। तो ये केवल असल में क्या है कि लीडर जैसा बिहेव करते हैं, पूरी पार्टी वैसे बिहेव करती है। तो कांग्रेस इस समय पूरे देश में ये कह रही है कि बीजेपी की तो सिर्फ 150 सीट आने वाली है। गठबंधन के लोग कहते हैं, इंडिया ब्लॉक गठबंधन के लोग कहते हैं कि 210 सीटें आएंगी बीजेपी की, और सब मिलाकर 250 के ऊपर जाने की बात नहीं कर रहे हैं। तो उस लिहाज से भंवर चितेंद्र सिंह की जो बात है वो चौंकाने वाली नहीं है, क्योंकि कांग्रेस या राहुल गांधी की जो राय है उससे अलग उनकी राय कैसे बन सकती है। नहीं तो फिर उनको बताना चाहिए कांग्रेस की कितनी सीटें आ रही। ये क्या अनुमान होता है? ये तो गप्पोबाजी हुई ना, आपने फेंक दिया। बीजेपी को मध्य प्रदेश में हरा रहे हैं, ये उन्होंने कहा कि अंडर करंट है। तो वो 4 जून को पता चलेगा। इस मुद्दे पर हम जरूर पूछेंगे जयंत जी से। जयंत जी, ये जो अंडर करंट की बात कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीसीसी के दफ्तर में बातचीत के दौरान कह रहे हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि मतगणना जब होगी तो हमारे जो एजेंट हैं वो सजग रहें, सतर्क रहें और किसी तरह की गड़बड़ी ना होने पाए। इस बात को लेकर बैठकें हो रही हैं, इस बात को लेकर पूरी पार्टी बहुत चौकस है और उनका अनुमान है कि मध्य प्रदेश में अंडर करंट है, भाजपा के खिलाफ है और वो कांग्रेस के पक्ष में है। अगर अंडर करंट है तो ज़रूर आपसे जानना चाहेंगे एक पत्रकार के नाते कि वो अंडर करंट के मुद्दे क्या हो सकते हैं जो हम लोग नहीं पकड़ पा रहे हैं, और कांग्रेस की जीत के साथ साथ भाजपा की हार के क्या मुद्दे हो सकते हैं, क्योंकि ये मामला तो अब राष्ट्रीय स्तर के चुनाव का, लोकसभा का। आप इसे किस ढंग से देखते हैं, भंवर जितेंद्र सिंह के दावे को? जैन जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? अभी उनसे संपर्क स्थापित नहीं हो पाया। सुरेश जी, यही सवाल आपसे है कि कांग्रेस का ये कॉन्फिडेंस क्या कहलाता है, क्या लगता है आपको? देखिए राघवेंद्र जी, एक बार मध्य प्रदेश में जब दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी 2004 की चुनाव के पहले, तो इन्होंने, कांग्रेस ने जो है एक पत्रकार वार्ता ली थी लेक व्यू अशोका में। तो उस समय जो कांग्रेस की नेता थी उन्होंने आकर के ये कहा कि कांग्रेस में इतना ज्यादा काम किया है और इतना ज्यादा उनका वातावरण है कि हम यहाँ तीसरी बार हम जो है यहाँ लगातार सरकार बना रहे हैं। 2 बार दिग्विजय सिंह जी चीफ मिनिस्टर रह चुके थे, तीसरी बार की उन्होंने दावा किया।
तो अपने ही एक बीच के पत्रकार साथी ने उनसे सवाल पूछा कि मैडम ये बताइए कि ये जो आपने उपलब्धियां बताई हैं किस राज्य की है? तो उन्होंने कहा अरे ये तो मध्य प्रदेश की है। तो बोले मध्य प्रदेश में आपको कैसे मालूम चला? आप गई थी? बोले नहीं नहीं, हमको ये सब लिख के दिया है। तो बोले बस जो लिख के दिया है उसी को समझ लीजिए, यहाँ सीटें मिलना मुश्किल हो जाएंगी। तो वो आज भी मुझे घटनाक्रम याद आता है जब भंवर जितेंद्र सिंह बोलते हैं तो, क्योंकि देखिए बोलने में किसी का कुछ भी नहीं बिगड़ता, धरातल को समझना पड़ता है। धरातल समझने के मामले में कांग्रेस बड़ी चूक कर रही है। ये बात ठीक है कि उन्होंने 2-3-4 सीटों पर फाइट दी है। दिग्विजय सिंह जी फाइट में देते रहे, मुरैना में फाइट हुई है, थोड़ी सतना में फाइट हुई, मंडला में तो नहीं हुई, थोड़ी सतना में फाइट हुई है, थोड़ी सी जो है रतलाम झाबुआ वाली सीट पर फाइट हुई है, लेकिन ये फाइट जीतने के लायक बनेगी ऐसी स्थिति नहीं है। तो इसलिए केवल छिंदवाड़ा पर आकर सुई रुकती है कि क्या छिंदवाड़ा जीतेगी या वो इतिहास भंग होगा जो आज तक नहीं हुआ है। अभी केवल कसरत और कवायद की बात इतनी भर है, बाकी मुझे नहीं लगता कि कहीं भी कोई गुंजाइश है जिसमें जीतने जैसा वातावरण बने। और मुझे कई बार मैं लगभग बातें करता हूं, मैं आज आपको नाम तो खैर उचित भी नहीं है, ना सभ्य शिष्टाचार कहता है। जी जी। अभी कांग्रेस के एक प्रवक्ता मुझे मिले और उन्होंने कहा कि भाई साहब 50 भी नहीं हो रही, पूरे देश भर में 50 भी नहीं हो रही। जब बौद्धिक वर्ग जो है, प्रवक्ता वाला बौद्धिक वर्ग छोड़ करके किसी दल को जाना प्रारंभ कर दे, तब समझ लीजिए अस्तित्व का बड़ा संकट है। जिस पार्टी के बड़े नेता यानी स्थापित नेतृत्व जो है वो चुनाव से मुंह चुराने लग जाए कि अमेठी वाले जो है वो रायबरेली चले जाएंगे, रायबरेली वाले राज्यसभा में चले जाएंगे, जिन्हें रायबरेली लड़ना था वो उपचुनाव की उम्मीद कर रहे हैं कि दोनों जगह से भैया जीत गए तो हम आएंगे, तो उस पार्टी के अंदर जिजीविका की कमी है, पुरुषार्थ की कमी है। इस समय कांग्रेस जो है वो पुरुषार्थ विहीन राजनीतिक पार्टी बनने की दिशा में जा रही है। इसको यदि पनपाया जाए या पुरुषार्थ को फिर से पैदा किया जाए तो हम सब लोग ये मान करके चलते हैं एक बड़ा प्रतिशत वोट जो है वो कांग्रेस का है। आप देखिए मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव में 40% वोट मिला था, 30-32% वोट पार्लियामेंट के चुनाव में मिलता है, तो इतना वोट तो उसके पास है ही। अब मशक्कत करके यदि अतिरिक्त वोट ले जाएं, सरकार के विरोधी वोट ले जा करके अपने पास करें, लेकिन इस लोकसभा चुनाव में राघवेंद्र जी बहुत गंभीरता से हम सब लोग मंथन करते हैं। तो हम ये बिल्कुल कांग्रेस को कमजोर आंक करके या भाजपा को बहुत बड़ा आंक करके बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम एक व्यवहारिक बात कर रहे हैं कि कांग्रेस सहित बाकी विपक्ष ने लोकसभा का चुनाव जीतने के लिए लड़ाई नहीं, अकेले जो है माहौल बना रहा पूरे चुनाव के अंदर कांग्रेस। हाँ, इतना जरूर मेरे को महसूस हुआ कि जब तीसरा चरण आया तो तीसरे चरण में प्रधानमंत्री जी के 2-3 शब्दों को पकड़ करके उन्होंने खेला, जैसे मंगलसूत्र वाला मामला। मैं भी मानता हूं कि अनावश्यक था, ये नहीं था। फिर उन्होंने अडानी और अंबानी वाला जब नाम लिया तब ये लगा कि कांग्रेस इस पर खेल रही है, लेकिन जब आज प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कल की सभा में कि अडानी और अंबानी की बात करने वाले अर्बन नक्सली जैसे माओवादी भाषा बोल रहे हैं, समझ में आया कि प्रधानमंत्री जी ने कितना आगे का सोच करके, यानी कि छठे चरण के प्रचार में राहुल गांधी जी को माओवादी विचारधारा का प्रतीक बता दिया, और एक अर्बन नक्सली गैंग जो है देश भर में जो इन नेताओं की हो रही, चाहे वो उद्धव बन गए हों, उद्धव ठाकरे जी बन गए हों, चाहे तेजस्वी अखिलेश बन गए हों, ये एक नक्सली अर्बन जैसी गैंग बन जाती ना, ऐसी एक गैंग बन गई जिनको देश के बारे में विजन नहीं है। अब मैं 1-2 लाइन और आप से अनुमति लेकर के कह रहा हूं, और वो ये है कि आप और हम सब लोग जो यहाँ बैठे हैं जर्नलिस्ट लोग, ये अच्छे से जानते हैं कि हमने पार्लियामेंट में नेहरू जी की सभा के उनको क्लिपिंग्स देखी हैं, उनकी डिबेट्स को अपन समाचार पत्रों में पढ़ते रहे हैं। अटल जी की डिबेट देखी है, चंद्रशेखर जी की डिबेट देखी है, आपने वामपंथी नेताओं की डिबेट देखी है, आपने नरसिम्हा राव जी की डिबेट को देखा है। उसके अंदर बोलते बोलते ये समझ में आता था कि ये देश के प्रति सोचने वाले लोग हैं। आज केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिमाग में 2047 और 1000 है। अब क्यों है, कितना है, वो विवाद का विषय हो सकता है, बिल्कुल, लेकिन उनके अलावा एक भी नेता ऐसा नहीं है जो ये कह रहा हो कि मेरे राज्य के बारे में मेरी संकल्पना ये है, मेरे देश के बारे में मेरी संकल्पना ये है, मैं ये देश बनाना चाहता हूं।
कोई बिल्कुल। बोल ही नहीं रहा, सब सुरे ऊंचाई पर उतरा है, सब नीचे के स्तर की बातें कर रहे हैं, सुरेश जी, जो आप दुर्भाग्यपूर्ण है। देश की राजनीति में हम किसको देखेंगे बिल्कुल आगे, आप राघवेंद्र ठीक जी? जो आप कह रहे हैं वो उस विचार के साथ साथ ये भी देखना पड़ेगा कि जो राहुल गांधी के साथ यंग टीम है, जो नौजवानों की टीम है, उसमें एक तरह से जो कम्युनिस्ट लोग हैं, जो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं, वो टोटल विचारधारा के वामपंथी लोग लोग, टोटल वामपंथी लोग। उनके आसपास ज्यादा आ रहे हैं। तो कांग्रेस के भीतर भी भाई इस उन बात, वामपंथियों के चक्कर में राम मंदिर नहीं गए, उन वामपंथियों के चक्कर में हिंदुत्व की आलोचना कर रहे हैं। तो तो ये कांग्रेस, एक दिक्कत आ गई मैं कांग्रेस के लौटूंगा साथ। आपके पास। दरअसल कांग्रेस के बारे में लोग ये भी एक धारणा बना रहे हैं, जरूरी नहीं कि सच हो, लेकिन धारणा ऐसी बन रही है कि कांग्रेस कन्वर्ट हो रही है कम्युनिज्म में, कम्युनिस्ट में कन्वर्ट हो रही है। और अगर ये लाइन रही तो फिर एक दो चुनाव के बाद यह स्थापित हो जाएगा कि कांग्रेस ने जो उसकी विचारधारा थी उसको कम्युनिज्म की तरफ जोड़ दिया। पहले तो उसका एक तरह से मिक्स था, कल्चर जो था वो मिला जुला था, लेकिन अब उसी तरफ जा रही है जो प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि वो माओवाद की तरफ जा रहा है या वो अर्बन नक्सलवाद की तरफ जा रहा है। तो ये बहुत सारी बातें जिस पर हम और बातचीत करेंगे, लेकिन एक बात जरूर है कि कांग्रेस ने जो सीटें पिछले चुनाव में लड़ी थी उससे इस बार वो कम सीटों पर खड़ी हुई है। और ऐसे में अगर कांग्रेस सारी सीटें भी जीत जाती है तो इंडिया जो ब्लॉक है वो बहुमत की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा, इस पर भी सवाल खड़े होंगे। अगर हमारी बातचीत जुड़ गए हों जयंत जी से तो मैं पूछूं, तो इस पूरे मामले में योगीराज जी, ये जो सारा मामला कहीं ना कहीं ये ले जाता है कि जो कांग्रेस की बयानबाजी है वो, जो मैंने चर्चा की शुरुआत में कहा था कि उनका भारत की राजनीति से, भारत के मतदाताओं की नब्ज पर से हाथ थोड़ा सा फिसल रहा है, दाएं बाएं हो रहा है। आप इसको किस ढंग से देखते हैं? क्योंकि जो बात आरोप लग रहे हैं अर्बन नक्सलवाद के, कम्युनिज्म के आरोप लग रहे हैं कांग्रेस के ऊपर, वो कम्युनिज्म तो पूरी दुनिया में एक तरह से कमज़ोर पड़ रहा है, सिर्फ एक दो तीन मुल्कों में रह गया है। देश की बात करें तो कभी पश्चिम बंगाल में लगातार सरकार थी ज्योति बसु के नेतृत्व में कम्युनिस्टों की, लेकिन आप देखिए कि वहाँ से भी एक बार वो हारे तो दोबारा जीत कर नहीं आ पा रहे हैं, सिर्फ अकेली ममता बनर्जी उनको टक्कर दे रही है। इसके अलावा और जो राज्य हैं जहाँ कम्युनिस्ट मजबूत थे वहाँ कमज़ोर पड़ रहे हैं, और कांग्रेस उस विचारधारा को लेकर आगे जा रहे की कोशिश कर रही है। और उसी में जो बयानबाजी है वो भी है कि जो सच्चाई से अलग है और कुल मिला के अपने हिसाब से जो बयान दे सकते हैं वो दे रहे हैं, और उसकी जनता में विश्वसनीयता घट रही है और किरकिरी हो रही है। आपकी राय? देखिए राघवन जी, अब इस देश में ना वामपंथ चलेगा ना दक्षिण पंथ चलेगा, राष्ट्रपंथ चलेगा। और ये क्लियर उन्होंने कह दिया है कि इंडिया फर्स्ट का जो नारा दिया है मोदी जी ने, वो अब सबको सोचना चाहिए। सारी समस्याओं से पहले, सारे संकटों से पहले ये सोचना पड़ेगा, यदि राष्ट्र है तो हम हैं, और राष्ट्र ही नहीं है तो ये सब तो फिर गौण चीज़ हो जाती है। और जहाँ तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस ने ऐसा कुछ नज़र ही नहीं आता कि जिसके आधार पर इनको, ये किस आधार पर वोट मांग रहे हैं। इन्होंने पिछले 5 साल में क्या किया? ये बेरोज़गारी, महंगाई, गरीबी, इन सब की बात करते रहे 5 साल, एक आंदोलन नहीं कर पाए इन मुद्दों को लेकर। और जब चुनाव आए तो इनके मुद्दे बदल गए। चुनाव में राहुल गांधी क्या मुद्दा उठा रहे हैं? जातिगत जनगणना लेके आ गए। वो चुनाव में क्या बोल रहे हैं? अडानी और अंबानी की बात करने लग गए। तो जनता के मूल मुद्दे तो आप ही नहीं उठा रहे, तो जनता आपको सपोर्ट क्यों करेगी? और काम आपके ऐसे हैं जो बिल्कुल, जिन लोगों को आप, जिन 80% लोगों की से आप वोट चाहते हो, दिन रात आप उनको कोस रहे हो। आप दिन रात आप ऐसे काम कर रहे हो कि लोग वो नाराज़ हों। जिस राम मंदिर को लेकर दुनिया नतमस्तक हुई, दुनिया के गैर हिंदू लोग मंदिर में दर्शन करने आए, इनको समझ में नहीं आया कि हमको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। और आज जब वो रायबरेली में दिखे तो आज हनुमान जी की आरती करने लग गए। तो ये भगवान क्या आप अवसर के रूप में उनको देखते हैं क्या? कि जब फार्म भरने आप जाओगे, जब आप प्रचार करने जाओगे। योगीराज जी, जब एग्ज़ाम होती है तो एग्ज़ाम में कई बार एक गाइड चला करती थी, पहले 2020 क्वेश्चन की गाइड होती थी, और उस गाइड को पढ़ के लोग पास हो जाया करते थे। तो ये मुझे लगता है कि जो राजनीति में सफलता हासिल करने के कुछ लोगों ने टोट के ईजाद किए थे पहले, कि चुनाव के वक्त आप मंदिर जाइए, चुनाव के वक्त आप कार्यकर्ताओं को गले लगा लीजिए, उसके बाद भूल जाइए। हमें लगता है कि ये वो नुस्खे हैं जो इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन अब लगता है कि मतदाता इससे आगे निकल गया है। नहीं, उसकी एक वजह क्या है राघवेंद्र जी, आजकल आपकी हर एक्टिविटीज़ की नज़र, हर एक्टिविटी जनता की नज़र पर है। इतने सोशल मीडिया, इतने सारे प्लेटफॉर्म हैं, आप कहाँ क्या कर रहे हैं वो तुरंत सेकंडों में सामने आ जाती है जी। अब जैसे मैंने जिक्र किया, सबने देखा होगा, आज राहुल गांधी हनुमान जी की आरती उतार रहे थे।
दूसरी बात ये, जिस रायबरेली की आप बात कर रहे हैं, आपने अमेठी से तो भगा ही दिया जनता ने आपको। रायबरेली में आप गए तो वहाँ एक माइलस्टोन लगा हुआ था, इस पर लिखा हुआ था वायनाड 2000 किलोमीटर दूर, ये संकेत, और ये कांग्रेस कार्यालय के बाहर लगा हुआ। और तीसरी एक और महत्वपूर्ण बात, जिस रायबरेली में इनकी माता जी, इनके नाना जी, इनकी दादी जी जिस सीट को मान रहे हैं 50-60 साल से, उस रायबरेली के एक गांव के लोगों ने, कम से कम होंगे वो 10-20 हज़ार लोग, आज उन्होंने इनके खिलाफ प्रदर्शन किया कि साहब ये सड़क नहीं है आज तक। उन्होंने कहा कि रोड नहीं तो वोट नहीं। ये बहुत सारी बातें जो, लेकिन सवाल यही कि क्या अंडर करंट है, क्योंकि जब हम चुनाव की बात करते हैं तो हर पार्टी अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर जाती है। आपने विपक्ष का रिपोर्ट कार्ड में एक जो खास बात होती है कि प्रतिपक्ष सरकार को मजबूर करता है आंदोलन के जरिए, प्रदर्शन के जरिए। कोई बड़ा आंदोलन प्रदर्शन पिछले 5 साल या 10 साल में कांग्रेस ने नहीं किया है। सिर्फ किसान आंदोलन की बात कर लें, एक जमीन अधिग्रहण की बात हुई थी दिल्ली के आसपास, वो 2 आंदोलन हैं जो नज़र में आते हैं। लेकिन देशव्यापी आंदोलन की बात करें तो वो मेरे ख्याल से उसमें कांग्रेस के प्रतिपक्ष के नंबर कम है। लेकिन सुरेश जी, सवाल ये कि बीजेपी अपने रिपोर्ट कार्ड में धारा 370 हटाने की बात करती है, जो 75 साल से लंबित मुद्दा था। फिर उसके बाद वो बात करती है कि 500 साल के राम मंदिर के निर्माण की जो प्रतीक्षा थी उसको उन्होंने पूरा किया है। इसके अलावा वो सीए की बात करती है। आगे की बात वो भविष्य का रोड मैप बताती है कि 2047 में हम एक विकसित देश बनने वाले हैं। इसके साथ वो कॉमन सिविल कोड की बात करती है। तो भाजपा के पास बताने के लिए बहुत कुछ है। जो किया है वो भी उसके खाते में है, क्या करेंगे ये भी उनके खाते में है। लेकिन कांग्रेस या प्रतिपक्ष जो है वो अभी जनता की नब्ज को ढूंढ रहा है कि किस मुद्दे को पकड़ेंगे तो वो हमें एक तरह से जिसे कहते हैं कि इतना ज़्यादा आगे बढ़ाएगा कि हम सरकार की स्थिति बनाने की स्थिति में आए। आपकी छोटी सी राय कि क्या भाजपा का खजाना भरा हुआ है वोट मांगने के मुद्दे पर, और प्रतिपक्ष का जो खजाना है वो अभी खाली है, उसकी झोली में, उसके थैले में मुद्दे कम है, सिर्फ बातें ज़्यादा हैं? भाजपा के बारे में और कांग्रेस के बारे में बेसिक अंतर है, और बेसिक अंतर ये है कि कांग्रेस जो है वो विजनलेस होती जा रही है। केवल हम आलोचना करेंगे, उस आलोचना के प्रतिफल में जो हमको मिल जाएगा वो हमारा माल होगा, लेकिन उसके साथ प्लस क्या करना चाहिए ये अभी तक नहीं है। अब आप देखिए कि एक संविधान बदला जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, इसके पीछे एक नारा कांग्रेस दे रही है, क्योंकि मालूम है कांग्रेस को कि क्या चीज है जिसको बदला जाएगा, क्या चीज है जिसका मुद्दा उठाया जाएगा। अब मैं 2-3 बातें आपकी अनुमति से कहना चाहता हूँ। हाँ, समय की थोड़ी कमी है सुरेश जी। जी, समय की थोड़ी कमी है तो मैं बहुत जल्दी में 3-4 बातें कह देता हूँ। पहली बात, हिंदू धर्मदान बिल 1951 बना जिसमें हिंदू मंदिरों पर कब्जा हो गया। इसके बाद हिंदू विवाह एक्ट बना जिसके अंदर तलाक का प्रावधान कर दिया, जो जन्मांतरों का हमारा काम था उसको जो है। फिर उसके बाद जो है हिंदू उत्तराधिकार एक्ट बनाया 1952 में। फिर उसके बाद 1954 में वक्फ बोर्ड अधिनियम बनाया। 1991 में उसमें परिवर्तन करके अधिकार संपन्न बनाया, और 2013 में जब मनमोहन जी की सरकार थी तब उन्होंने कहा दिया कि वक्फ बोर्ड के लोग जिस जमीन पर हाथ रख देंगे वो जमीन उनके बाप दादा की, कोई भी उसे कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकता। इतने अधिकार संपन्न यदि अव्यवस्थाएं पैदा की हैं संविधान, यानी बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को समाप्त करके और केवल कांग्रेस विचारधारा के, जिसको कहते हैं नेहरू गांधी परिवार की जो विचारधारा थी, उसके आधार पर संविधान को बना डाला। ये डर लग रहा है कि कहीं ये प्रावधान यदि हटा दिए गए, मैं दावे से कह सकता हूं इस देश की डिमांड है कि वक्फ बोर्ड को समाप्त किया जाए। कारण कि पाकिस्तान से जो हिंदू आया था उसकी जमीन जो है वो हिंदुओं को देने के बजाय वहां के लोगों ने अपने पास रख ली। तो इसलिए भारत का जो मुसलमान छोड़ करके गया था वो संपत्ति वक्फ बोर्ड के नहीं होना चाहिए, वो देश की संपत्ति होना चाहिए। जिस तरीके से हिंदू मंदिरों के बारे में पूजा स्थल एक्ट बन, ये कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि इनके पास विजन है भाजपा वालों के पास कि इनको आने वाले 5 साल में क्या करना है, कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था का क्या करना है, बाकी चीजों का इधर विजन प्राप्त करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो 4 जून के बाद देश के सामने आएंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि अभी तक जो उनकी सरकार थी उसके काम तो सिर्फ एक तरह से संकेत थे, फिल्म के ट्रेलर थे। अब असली फिल्म शुरू होगी 2024 4 जून के बाद। योगीराज जी, आपकी बहुत छोटी सी टिप्पणी, अब चर्चा के समापन की तरफ हम जा रहे हैं। क्या आप कहते हैं कि क्या बीजेपी संविधान के बजाय जो संविधान में बदलाव किए गए थे उनको दुरुस्त करेगी या कुछ नया भी करेगी? नहीं, देखिए, यदि वक्फ बोर्ड समाप्त करने के लिए संविधान में संशोधन किया जाए तो ये किया जाना चाहिए।
मदर से वोट समाप्त होने चाहिए, इसके लिए संविधान होना चाहिए, संविधान में संशोधन तो होने चाहिए। समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए संविधान में संशोधन की ज़रूरत है तो होने चाहिए। इसमें क्या 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 बुरी बात है? एक विशेष वर्ग यहाँ वीआईपी बन के बैठा है, क्यों बैठा है भाई? सारे लोग समान है इस देश में, तो समान कानून क्यों नहीं होने तो चाहिए? चलिए, लेकिन कांग्रेस का तो कहना ये है कि उनके पक्ष में अंडर करंट है और बीजेपी यहाँ इस बार मध्य प्रदेश की बात करें तो 29 सीटों में कांग्रेस को ज़्यादा सीटें मिलने वाली है और भाजपा को कम मिलने वाली है। 4 जून को स्थिति साफ हो जाएगी और उसके साथ ये भी तय हो जाएगा कि कांग्रेस के नेताओं की जनता की नब्ज पर उंगली है कि नहीं, उनका हाथ है या नहीं, या वो ग्राउंड जीरो पर एकदम से सपाट हैं और उनकी पकड़ कमज़ोर है। तो बखबर में आज सिर्फ इतना ही। मैं दोनों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा। सुरेश जी आपका साधुवाद, योगीराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।